आप लोग कैसे कर रहे हो? सुनकर, यानी सुनना आपका गणनात्मक कौशल हो गया। आपने कान में ईयरफोन लगाया हुआ होगा या फिर मोबाइल में ऐसी मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, तो ग्रहण कर रहे हो सुनकर। दूसरा किससे ग्रहण कर रहे हो? दूसरा पढ़कर। जो चीजें सामने आपको स्क्रीन पर दिख रही है उसको आप पढ़ रहे हो ना, तो सुनकर और पढ़कर आप लोग ग्रहण कर रहे हो, ये होते हैं गणनात्मक कौशल। और जब अपने विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है बोलकर या लिखकर, ये होते हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल। एक नंबर का कंफर्म इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक खत्म। अब चलते हैं आपके अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक आपके बहुभाषिकता से संबंधित। देखिए, बहुभाषिकता मैंने आपको बताया था, एक ऐसी जगह या एक ऐसी क्लासरूम जहां पर एक से ज्यादा भाषाओं के बच्चे एक साथ रहते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा तो बोलता है हिंदी, कोई बच्चा बोलता है पंजाबी, ठीक है, कोई बच्चा बोलता है इंग्लिश। तो एक जगह पर कैसे बच्चे, अलग अलग भाषाओं के बच्चे, यानी बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं। तो बहुभाषिकता क्या होती है? देखिए, बहुभाषिकता हमारी एक तो पहचान होती है। जैसे भाई मैं कहूंगा कि यार वो पंजाबी लड़का तो ऐसे ऐसे बोल रहा था, यार वो हिंदी भाषा वाला तो इस तरीके से बोल रहा था। तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान का काम करती है। दूसरा, हमारी सभ्यता व हमारी संस्कृति का प्रतीक है, ठीक है, हमारे कल्चर का एक सिंबल भी है। क्योंकि देख लीजिए, जितने भी हमारे त्योहार हो गए, हमारे धर्म धार्मिक चीज होगी, जो हमारी संस्कृति हमें मिलती है हमारे पूर्वज से, वो भी हमारी क्या होती है? बहुभाषिकता के थ्रू होती है, ठीक है। यानी एक महत्वपूर्ण फैक्टर आपका ये चीज समझ गए, पहचान और संस्कृति होती है। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीजें और भी है बहुभाषिकता से संबंधित, सीटेट के एग्जाम में आपका ये भी पूछा गया है कि एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बहुभाषिकता, ये चीज लिख लीजिए। चीजें डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं, कंप्लीट करा रहा हूं आपकी हिंदी आज आपकी, ठीक है। एक तो बहुभाषिकता महत्वपूर्ण होती है, दूसरी एक संसाधन का काम करती है, यानी एक रिसोर्स का काम करती है बहुभाषिकता। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बहुभाषिकता एक समस्या के रूप में देखी जानी चाहिए, समस्या है नहीं, समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी, हमेशा एक संसाधन का काम करेगी। हिंदी भाषा वाला बच्चा पंजाबी वाले से कुछ सीखेगा, पंजाबी वाला हिंदी वाले से कुछ सीखेगा। तो महत्वपूर्ण होती है और एक संसाधन का काम करती है हमारी बहुभाषिकता, ठीक है। तो हमारी पहचान भी है, हमारी सभ्यता व संस्कृति का प्रतीक भी है, महत्वपूर्ण और एक संसाधन का काम करती है। आपका बहुभाषिकता खत्म। चलिए, 3 टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, 3 नंबर आपके देख लीजिए अभी तक कंफर्म हो गए हैं। अगला टॉपिक मैंने लिया है भाषा शिक्षण की विधियों से, जो आपकी हिंदी के अंदर विधियां पूछी जाती है। और ये वाली विधि सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होती है। देखिए, क्वेश्चन है आपको कि भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो देखो, इस विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं, चाहे आप लोग लिख लीजिए, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी भाषा तो हिंदी है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेरी भाषा हिंदी है, लेकिन मुझे किसी दूसरे देश में भेज दिया, यूएसए में मुझे भेज दिया, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है? वहां पर इंग्लिश भाषा बोली जाती है। लेकिन अगर मैं वहां जब चला गया तो वहां के लोगों के साथ मैंने रहना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वहां के लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया, तो यूएसए वाले को तो हिंदी वैसे ही नहीं आती, तो मध्यस्थता की जरूरत पड़ी यहाँ पर? नहीं, मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ी। पहले मैं इनकी बातों को थोड़ा बहुत सुनूंगा कि देखो यार अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में थोड़ी सी पल्ले पड़ेगी। उसके कुछ दिनों के बाद जब इनको और अनुकरण करूंगा, मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत ज्यादा आएगी, और धीरे धीरे जब मैं करता रहूंगा तो मैं इस भाषा को सीख जाऊंगा, यानी इंग्लिश भाषा को डायरेक्ट सीख जाऊंगा। जैसे इसका नाम है ना डायरेक्ट मेथड, यानी किसी भाषा को डायरेक्ट सीख लेते हैं हम, जैसे हिंदी से इंग्लिश डायरेक्ट सीख लिया, तो इसमें मातृभाषा की जरूरत नहीं होती हमें, हम डायरेक्ट सीख लेते हैं। यही होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। इसके अलावा और विधि देख लीजिए आप, एक होती है आपकी आगमन विधि, ठीक है, और एक होती है आपकी इसके अपोजिट, यानी कि अपने निगमन विधि। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बता रहा हूं क्योंकि चीजें आज मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं। देखो, आगमन विधि के अंदर क्या होता है? आगमन विधि के अंदर सबसे पहले जो टीचर होता है वो बच्चों को उदाहरण देता है, ठीक है, एग्जाम्पल देता है, और उदाहरण देने के बाद नियम बताता है आगमन विधि में। निगमन विधि सेम इसका अपोजिट होती है। निगमन विधि में टीचर पहले बच्चों को नियम बताता है, और नियम बताने के बाद फिर उनको क्या देता है? उदाहरण देता है। जैसे मान लीजिए बच्चों को एक टॉपिक पढ़ाना है टीचर को कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बारे में बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण को बताने से पहले अगर टीचर ने बच्चों को उदाहरण दिए पेड़ों के, और पेड़ों के उदाहरण देने के बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नियम बताए, तो हो जाएगी आपकी आगमन विधि। अगर इसके अपोजिट करे, पहले नियम बताए और फिर उदाहरण दे, तो वो हो जाएगी आपकी निगमन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि और आगमन निगमन विधि तीनों विधि में खत्म। अगला टॉपिक आपका आकलन का। देखिए, इसमें है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है कि कौन से आकलन के उद्देश्य है। 1 नंबर का आपका आता है आकलन का क्वेश्चन, ठीक है।
इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं आज क्वेश्चन आंसर पर फोकस नहीं कर रहा हूं, चीजें मैं आज आपको डिटेल में बता रहा हूं। आज मैं हिंदी को इसको खत्म ही कर दूंगा आज आपकी, ठीक है, ताकि पूरा आपको स्कोर दिला दे। देखिए अब इसके अंदर जो पॉइंट है, आकलन के जो उद्देश्य है, पहला कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी है भाषा की, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो उसके पेरेंट्स को बताओ और एक टीचर को बताओ, उसका फीडबैक देना चाहिए दोनों को ही। दूसरा, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना। तीसरा, भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना या समृद्ध बनाना। ये आपका क्या होता है, आपका हिंदी भाषा के आकलन के तीनों उद्देश्य होते हैं, और इन्हीं में से एक नंबर का उद्देश्य आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। इन तीनों को कर लेना, तीनों ही आपके महत्वपूर्ण है। आंसर वैसे इसमें से हो जाएगा आपका पहला, क्योंकि अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी होगी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली, तो उसमें आप समझ गए होंगे, ये भाई जहां भी हमारा दिखेगा ही, ठीक है, उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना कि ये ही काम करना चाहिए, सिर्फ त्रुटियों की ही पहचान करनी चाहिए, नहीं, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करनी चाहिए, ये आपका हो सकता है, ठीक है। त्रुटियों की पहचान करने के बाद ही समाधान निकलता है। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है आपका उच्चारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। देखिए दो तरीके की आपकी टर्म आती है, एक आती है आपकी निदानात्मक शिक्षण, ठीक है, एक आती है आपकी निदानात्मक शिक्षण और दूसरी होती है आपकी उपचारात्मक शिक्षण। अब जो निदानात्मक होता है पहले इसको जानिए। निदानात्मक में होता है निदान करना, यानी इसमें जो समस्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है, सिर्फ उसका जानना होता है, समस्या को जानना, कारण पहचानना, ये होता है आपका निदानात्मक। समस्या को जानने के बाद उसका उपचार करना, फिर होता है आपका उपचारात्मक शिक्षण। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था किसका, डॉक्टर का और रोगी का, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी को कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये दिक्कत है। डॉक्टर कहता है अच्छा तुम्हें ये दिक्कत है, तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है रोगी को, ठीक है, कि हाँ भाई तुम्हें कौन सी दिक्कत है, अपने तरीके से डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद फिर आपको कुछ दवाइयां दे देगा, कुछ टैबलेट दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा कि जाओ बेटा अब तुम सही हो गए जाओ। कभी आपने देखा है अगर रोगी डॉक्टर के पास गया, आते कहेगा हाँ भैया वो बैठो, और सीधा इंजेक्शन लगा दिया, सीधा दवाई दे दी, और फिर पूछेगा हाँ भाई बता क्या प्रॉब्लम है तुझे, अपोजिट हो जाएगा ना। सेम उसी तरीके से एज ए टीचर आपको पहले समस्या जाननी चाहिए बच्चों की, यानी निदान करना चाहिए, और निदान करने के बाद उपचारात्मक करना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ गए टॉपिक को। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन में, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करेगी, तो सफलता उस पर निर्भर करेगी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। भाई जो भी समस्या है बच्चे की, उनका सही पहचान करिए, उसके बाद ही अच्छे तरीके से उपचार आप लोगों का हो पाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका चौथा सही होगा। आपका टॉपिक खत्म, कंफर्म पूछा जाएगा एक नंबर का निदानात्मक और उपचारात्मक, ठीक है। अगर हिंदी में नहीं आया तो सीडीपी में आएगा, सीडीपी में नहीं आया ईवीएस में आएगा, वरना किसी और लैंग्वेज में आएगा, लेकिन एक नंबर का सीटेट में कंफर्म आता है ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं आपके अगले वाले टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आप लोग आंसर भी दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, ठीक है। आपके नोट्स कैसे मिलेंगे भाई, नोट्स के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अपना नंबर दिया।